हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। आज थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री के बारे में पढ़ा था। बाउंड्री के बारे में मैंने आपको बताया था बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है एंड इमेजिनरी भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था, जिसमें फर्स्ट टाइप था क्लोज सिस्टम, जिसमें आपने देखा था कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफ़र ना हो और एनर्जी ट्रांसफ़र हो, तो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। और क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड था ओपन सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है। और ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफ़र एंड एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। ओके। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही मास ट्रांसफ़र हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उस सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्स। ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में थर्मोडायनामिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम पे जो स्टडी करते हैं, उसका अप्रोच कौन सा होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो हम लोग कौन सा प्रेफर करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। ओके। हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उस थर्मोडायनामिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, और इसी थर्मोडायनामिक्स को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके। तो आज सेकेंड लेक्चर है, आज उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके। तो यहाँ पर आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। ओके। तो हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर या केमिकल कंपोजिशन, ये सभी प्रॉपर्टीज जो है टाइम के साथ जब चेंज नहीं करे, तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ओके। आपको ध्यान में रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के साथ, टेम्परेचर नहीं करना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ये टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। अगर वैरी नहीं हो रहा हो तो सिस्टम आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ओके। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा जब वो सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सेकेंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। एंड थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। मान लीजिए कहीं पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है, बट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते हैं। ओके। तीनों होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो यहां पर देखिए थर्मल लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड चीज होगा, और इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर होगा, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 कप चाय है और इस चाय को आप रूम में लाके रख दिए हैं। ये आपका रूम है। रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है और इस चाय का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और आप इस चाय पे अपना कंसंट्रेशन फोकस किए हुए हैं। दैट मीन्स आपके लिए ये सिस्टम हो गया, ये आपके लिए सिस्टम हो गया। तो यहां पर देखिए सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग तो आपका क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पे है और सिस्टम आपका 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो वहां पर हीट ट्रांसफर होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, तो यहां पर हीट ट्रांसफर होगा और हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा, तो हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर डायरेक्शन में होगा, यानी यहां से देखिए हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा रूम में। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका चाय जो है वो ठंडा होते जाएगा। अब आप यहां पे सोचिए, इस चाय का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार डिक्रीज करते रहे। कब तक डिक्रीज होगा, तो जब तक इस रूम का टेम्परेचर और इस चाय का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, चाय का टेम्परेचर फिर रिड्यूस नहीं करेगा। अब एक चीज आप यहां पे और भी ध्यान दीजिए, रूम बहुत बड़ा होता है बट कप में जो चाय है उसका अमाउंट काफी कम है रूम के कंपैरिजन में। तो इस चाय से जो हीट रूम में जा रहा है, तो इस हीट के कारण क्या रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रूम का कैपेसिटी ज्यादा है और चाय से जो हीट निकल रहा है उसका अमाउंट काफी कम है। तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, बट इस चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे घटते रहेगा और ये घटते घटते क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे ही इस चाय का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, अब यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर मिल चुका है, सेम टेम्परेचर यहां पे आ गया है, अब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही हीट ट्रांसफर नहीं होगा और सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम आ चुका है 30 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ द सराउंडिंग्स। यहां पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो चुका है। यही है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे लोड्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे बहुत तरह का लोड काम करता है। यदि वहां पर नेट लोड, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी के लिए नेट लोड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नेट लोड वहां पे यदि 0 काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वहां पर अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, सभी फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब यहां पे पार्टिकुलर डायरेक्शन मैंने आपको बताया। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोड एक्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जितना भी नेट लोड होगा वो 0 होना चाहिए। ओके, वाई डायरेक्शन में जितना लोड एक्ट कर रहा होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप बोलेंगे कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े भी होंगे
स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन करके पढ़े होंगे आप। क्या पढ़े होंगे? समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी लोड काम कर रहा है उसका समेशन 0 होना चाहिए। ओके, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी लोड काम कर रहा होगा उस सभी को आप ऐड कर दीजिए और वो 0 होना चाहिए। एंड मोमेंट भी 0 होना चाहिए। किसी भी बॉडी पे नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट मोमेंट 0 बोलने का क्या मतलब है? वहां पर जितना क्लॉकवाइज मोमेंट काम कर रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी काम करना चाहिए, तभी आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो समेशन ऑफ C इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा आपने। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यही है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ फोर्स। इक्वलिटी ऑफ फोर्स, या आप सिंपली प्रेशर भी बोल सकते हैं, फोर्स या प्रेशर। ओके, अब आइए थर्ड कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मैटर है, उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कि सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, दैट मीन्स सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो केमिकल कंपोजिशन वहां पर क्या होगा? सेम रहेगा। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं और नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये यदि वहां पे हो रहा है दैट मीन्स आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है माय डियर, तभी आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, कौन सा 3 कंडीशन है? पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सेकेंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स फोर्स या प्रेशर सेम होना चाहिए। सेम बोलने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। और यही पॉइंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होगा, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, ये सभी टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए, ये हो गया आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब है प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस
प्योर सब्सटेंस कब होगा उसका दो कंडीशन है, ठीक है। और वो दोनों कंडीशन क्या है पहले वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। फॉर ए प्योर सब्सटेंस फर्स्ट कंडीशन है उसका केमिकल कंपोजिशन इज होमोजेनियस। एंड सेकेंड कंडीशन इज केमिकल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन बोलने का मतलब है बॉन्डिंग, तो मैं यहां पे बॉन्डिंग लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। केमिकल बॉन्डिंग इज होमोजेनियस। मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा तो आप टेंशन मत लीजिए। ये दो कंडीशन है। कोई भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तभी कहलाएगा जब उसका केमिकल कंपोजिशन होमोजेनियस हो एंड केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजेनियस हो, ठीक है। अब यहां पे बात आता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसे मैंने आपको बोला केमिकल एग्रीगेशन भी हम लोग कहते हैं, तो यहां पे आपका लिखा हुआ है केमिकल एग्रीगेशन। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में केमिकल एग्रीगेशन बोल दिया तो आपको मालूम होना चाहिए दैट मीन्स वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बोल रहा है, ओके। तो कोई भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यदि एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है सेकेंड नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। दोनों होना चाहिए। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल एयर। एयर क्या है आपका प्योर सब्सटेंस। कैसे समझिए इसको अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी आप दिल्ली में हैं, ओके, और एक आपका दोस्त जो है वो आगरा में है, ओके। तो जो एयर का केमिकल कंपोजिशन होगा, एयर का जो केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है, क्या वो चेंज रहेगा दोनों प्लेस पे? नहीं माय डियर, दोनों प्लेस पे केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहेगा, ओके। फिर केमिकल बॉन्डिंग भी हर एक जगह सेम रहेगा एयर के केस में, ठीक है। मतलब यहां पे कोई भी चीज वेरी नहीं करेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए एयर में जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग वो भी सेम रहेगा। आप जानते हैं एयर का कंस्टिट्यूएंट जानते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ इनर्ट गैस होता है, ठीक है। फिर आपका वाटर वेपर भी होता है एयर में। तो वाटर वेपर के बारे में आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। वाटर वेपर जो है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वाटर वेपर तो सर चेंज होगा तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वाटर वेपर तो चेंज होगा। एयर में जो वाटर वेपर होगा ये तो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जहां पे हैं आप, उस एयर में वाटर वेपर थोड़ा कम हो, उसका क्वांटिटी थोड़ा कम हो। और जो आपका फ्रेंड आगरा में है वहां पर एयर में वाटर वेपर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ क्वांटिटी का बात नहीं हो रहा है माय डियर, ठीक है। मैंने आपको क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। वाटर वेपर दैट मीन्स H2O। तो दिल्ली में आपका H2O वाटर वेपर, ठीक है, यही वाटर वेपर आपका आगरा में भी है। क्वांटिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी कितना भी हो जाए, कंपोजिशन तो सेम है। यहां पर देखिए H2O है, दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन 2:1। यही केमिकल कंपोजिशन आगरा में भी हर जगह होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉन्डिंग का बात आता है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ बॉन्ड किया हुआ है, यही हाल आगरा में भी है,
हर जगह पर यही होगा, इसीलिए एयर को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके माय डियर, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, मैं आपको यहाँ पे 3 सिस्टम लेके दिखा रहा हूं। ये 3 सिस्टम मैंने लिया है, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। यहां मान लीजिए वाटर है, नीचे में वाटर है और फिर यहां स्टीम है। इसमें आइए सेकेंड फिगर में, यहां पर वाटर है और इसमें H2+O है। थर्ड फिगर में देखिए, यहां वाटर है और यहां पर H2+O2 है, H2+O2। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि बताइए कि इस तीनों फिगर में प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले फिगर ए के बारे में देखते हैं। वाटर यहां पर है, वाटर दैट मीन्स H2O। ऊपर में देखिए स्टीम है, ये भी आपका H2O है। स्टीम क्या है, वाटर का गैसियस फेज है। ठीक है, तो कंपोजिशन तो सेम रहेगा, H2O ही रहेगा। वाटर ही तो है बट वो गैसियस फेज में है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहां पे, तो वाटर H2O दैट मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन 2:1, इसका भी केमिकल कंपोजिशन 2:1। ओके, और यहां पे बॉन्डिंग का बात देख लीजिए। बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, दोनों ही केस में माय डियर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन is bonded with 1 atom of oxygen। ओके, तो देखिए बॉन्डिंग भी होमोजीनियस है, दैट मीन्स सेम है। बॉन्डिंग भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था माय डियर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन था सीसी, केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन भी है। सेकेंड क्या था कंडीशन प्योर सब्सटेंस होने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, मैं इसे सीबी लिख रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजीनियस है, इसका मतलब क्या है, सेम है। पूरे सिस्टम में केमिकल बॉन्डिंग सेम है एंड पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है, सेम है। इसका मतलब ये सिस्टम आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे। सो दिस इज द प्योर सब्सटेंस। ये आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। अब चलिए अब आते हैं सेकेंड फिगर पे। अब यहां से देखिए, वाटर H2O, केमिकल कंपोजिशन 2:1। फिर यहां पर देखिए H2+O है, तो यहां भी केमिकल कंपोजिशन 2:1 ही होगा, केमिकल कंपोजिशन 2:1 ही होगा। लेकिन यहां पर देखिए
इस केस में, वाटर के केस में आप जानते हैं कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के केस में तो ये है जी, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, बस यहीं से एरो करके दिखा दे रहा हूं। वाटर के केस में तो यही होगा, हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ बॉन्ड किया हुआ है। लेकिन यहां पर आके देखिए H2+O है, H2+O है, तो क्या यहां पे बॉन्ड बना रहा है? नहीं माय डियर, बॉन्ड यहां पे नहीं बन रहा है, ये तो मिक्सचर हो गया, ये तो मिक्सचर हो गया, H2+O है। इट इज नॉट बॉन्डेड, इट इज ए मिक्सचर। इट इज ए मिक्सचर। अब आप खुद ही देख लीजिए केमिकल कंपोजिशन, फर्स्ट कंडीशन जो था प्योर सब्सटेंस होने के लिए, केमिकल कंपोजिशन तो यहां पर होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, तो ये आप टिक कर दीजिए, ये हमें मिल गया। बट सेकेंड कंडीशन जो है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यहां पे डिफरेंट है। वाटर में बॉन्डिंग तो है बट ऊपर में H2+O है, तो वो तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, वहां पे मिक्सचर है, तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिफॉर्म नहीं हुआ। तो 2 कंडीशन में एक कंडीशन मिल गया हमें, बट एक कंडीशन नहीं मिल पाया, तो इस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे, नॉट प्योर सब्सटेंस। नॉट प्योर सब्सटेंस। ओके, चलिए अब थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में क्या होगा। वाटर, इसका केमिकल कंपोजिशन 2:1, H2+O2, तो इसका क्या होगा 2:2, 2:2, केमिकल कंपोजिशन इसका 2:2 हो गया। तो 2:2 है, तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो आपका होता है केमिकल कंपोजिशन, ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अलग अलग हो गया ना। 2:1 वाटर का है और H2+O2 का केमिकल कंपोजिशन 2:2 है, तो सेम नहीं हुआ, होमोजीनियस नहीं हुआ। ओके, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या था आपका, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग भी क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म है? तो नहीं है माय डियर, ये क्या हो गया, ये तो मिक्सचर है, दिस इज ए मिक्सचर, ये तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, मिक्सचर है ये। तो केमिकल बॉन्डिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया, दोनों कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ है। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट ए प्योर सब्सटेंस, नॉट प्योर सब्सटेंस। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही है आपका प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस तभी कहेंगे जब उसका केमिकल कंपोजिशन और केमिकल बॉन्डिंग यूनिफॉर्म हो, ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट हो, चेंज नहीं करे, तो उस सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको बताया एयर। और देखिए, यदि आप आईसी इंजन पढ़े होंगे, ठीक है, तो आईसी इंजन में जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, तो उस एग्जॉस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो सभी मिक्स किया हुआ रहता है, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ रहता है, तो वो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट भी आपका प्योर सब्सटेंस है। ओके, क्योंकि जब इंजन में वो चीज़ वर्क कर रहा होता है तो वहां पर अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोरेशन वगैरह, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है, एग्जॉस्ट, ठीक है, तो उसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स रहता है, तो वहां पर केमिकल कंपोजिशन भी होमोजेनियस होगा एंड केमिकल बॉन्डिंग भी होमोजेनियस होगा, तो उस एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को भी आप प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब है माय डियर प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब इस चीज को देखते हैं अच्छे से।
प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, मैंने आपको बताया था सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है? जिस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं, जिस पे हम लोग अपना कंसंट्रेशन को फोकस करते हैं स्टडी करने के लिए, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये रूम है, इस रूम का मुझे स्टडी करना है। ठीक है, अब इस रूम का स्टडी करने का मतलब क्या है? इस रूम में जो सब्सटेंस है, इस रूम में जो सब्सटेंस है, इसका हमें स्टडी करना होगा। या मान लीजिए यहीं पे एक कप चाय रखा हुआ है और मैं इस चाय को ऐसे करके देख रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं उस चाय को, यानी मेरे लिए सिस्टम ये चाय हो गया। अब यदि आपको बोला जाए कि आप सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस है, उस सिस्टम में जो मैटर है, उसके बारे में बताइए मुझे। आप स्टडी करके बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो देखिए, आप जब स्टडी करेंगे, तो मान लीजिए आप चाय का स्टडी कर रहे हैं, तो आप टेम्परेचर से बता पाएंगे। आप बताएंगे स्टडी करने के बाद कि हाँ सर, इसका टेम्परेचर इतना है। ओके, फिर आप उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं स्टडी करने के बाद। ओके, फिर आप उसका प्रेशर भी बता सकते हैं, प्रेशर भी बता सकते हैं। फिर देखिए, आप उसका स्मेल भी बता सकते हैं। स्मेल से भी आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस है। सब्सटेंस को जानने के लिए आप स्मेल से भी तो बता सकते हैं। फिर आप टेस्ट से भी बता सकते हैं, टेस्ट से भी बता सकते हैं, ETC। तो इन सभी चीजों से आप सिस्टम को बता सकते हैं, सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये सब इसका है। अब यहां पे देखिए, तो ये जितने भी चीजें हैं, इस सभी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? जिन जिन चीजों के हेल्प से आप सिस्टम के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ओके, अब यहां पे पर बात आता है कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है। ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसे हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जिसे मेजर कर सकते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, दैट मीन्स आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप स्मेल को मेजर नहीं कर सकते हैं, टेस्ट को मेजर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो ये तीनों आपका क्या हो गया? ये तीनों आपका प्रॉपर्टी हो गया। यानी प्रॉपर्टी क्या है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स is known as property of the system. Is known as property of the system. सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है। जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम लोग सिस्टम का प्रॉपर्टी कहेंगे। अब यहां से देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है,
और इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस है और आप इस पर स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपके लिए सिस्टम कहलाएगा। और आप स्टडी करने के बाद इसका प्रेशर कुछ बोल रहे हैं आप, इसका टेम्परेचर आपने कुछ बताया, फिर आप इसका वॉल्यूम भी कुछ बताए आप, ये तीनों चीज़ आपने बताया। ओके, डेंसिटी भी तो आप तीन ही लेके चलिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों आपने बताया स्टडी करने के बाद। ठीक है, ओके। और ये क्या है? प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करता है, जो किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करेगा कि हाँ, सिस्टम का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है एट द टाइम, उस टाइम में। ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता है माय डियर। ये जो प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हैं ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। ओके, तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम में आप जो उसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सिस्टम का जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वो क्या करता है? वो सिस्टम को स्पेसिफाई करता है एट दैट टाइम। उस टाइम में सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ बाबू, इस टाइम प्रेशर इसका इतना है, टेम्परेचर इसका इतना है, वॉल्यूम इसका इतना है। तो ये तीनों क्या कर रहा है? ये तीनों सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए आपका पिस्टन यहां आ जाएगा, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपका वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा जी? अब आपका वर्किंग सब्सटेंस इस पूरे स्पेस में होगा, इस पूरे स्पेस में होगा ना, यानी एक्सपेंशन हुआ है। तो एक्सपेंशन हुआ है तो आप खुद सोचिए वहां पर क्या होगा? प्रेशर वहां पर रिड्यूस हो गया होगा, प्रेशर घट गया होगा। आपने हीट सप्लाई किया इसमें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा, वॉल्यूम भी देखिए इंक्रीज कर गया। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना जी। जब पिस्टन आपका यहां पर आ गया, ठीक है, किसी और टाइम में, कुछ टाइम के बाद, तो वहां पर आप देखिए अब सिस्टम का प्रेशर कुछ और होगा, टेम्परेचर कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा, तो प्रॉपर्टी तो चेंज कर गया। लेकिन इस कंडीशन में, इस टाइम में जब आपका पिस्टन यहां पे है, तो उस टाइम उस सिस्टम के बारे में कौन बता रहा है, सिस्टम को स्पेसिफाई कौन कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला प्रॉपर्टी जो है उस सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है। और जब पिस्टन आपका यहां पर है, यहां पर है, तो उस टाइम इस सिस्टम को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, सिस्टम के बारे में कौन बता रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टीज बता रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच स्पेसिफाई द सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स which specify the system is called property of the system। ओके, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बेसिक आइडिया था। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं ये आपने देख लिया, जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये सभी इसका एग्जांपल हो गया। तो चलिए मैं एग्जांपल भी आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एग्जांपल क्या हो गया? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी एनर्जी होगा वो सभी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, तो ये सभी क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का टाइप देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कितना टाइप होता है ये हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड टाइप इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दो टाइप है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा एक एक करके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज या मास से इंडिपेंडेंट हो, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा हो कि सिस्टम का साइज कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज और मास से इंडिपेंडेंट हो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज या मास पर डिपेंड करे उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम। मास और साइज ऑफ द सिस्टम। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, दिस डिपेंड्स ऑन mass or size of the system। साइज ऑफ द सिस्टम, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, देखिए पहले मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं आपको। प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ईटीसी। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल होगा, वॉल्यूम
एंड जितने भी एनर्जी का फॉर्म्स है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी तरह का एनर्जी होगा वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सा एग्जांपल होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सा एग्जांपल होगा। मैं एक एक एग्जांपल को समझाऊंगा आपको कि ये इंटेंसिव क्यों है और ये एक्सटेंसिव क्यों है। बस आप 1 मिनट पैसेंस रखेंगे। ओके, अब यहां से देखिए, अब आप यहां पे कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको याद कैसे रखें कि इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट होगा या एक्सटेंसिव में। तो इस कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए देखिए यहाँ पे आई एन है, इंटेंसिव है ना जी, आई एन लगा हुआ है ना, और आई एन से ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बस हो गया, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगा, कौन सा एक्सटेंसिव होगा, अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, और इस सिस्टम का मास, सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, यदि मैं सिस्टम का मास बोल रहा हूं दैट मीन्स सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इस रूम को यदि आप सिस्टम मान रहे हैं तो इस रूम में अभी क्या है, यहाँ पर एयर है, तो एयर आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एयर के बारे में बात करेंगे। वही चीज सिस्टम में जो सब्सटेंस रहेगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस सिस्टम में आपका मास m है। ओके, वॉल्यूम भी है इस सिस्टम का, टेम्परेचर T, प्रेशर P, डेंसिटी मान लीजिए रो है। ठीक है, इस सिस्टम में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वर्किंग सब्सटेंस है, तो इसका मास m है, वॉल्यूम v, टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड डेंसिटी रो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइप जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, बीचों बीच एक इमेजिनरी वॉल से, बस सोच के, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, बस मन ही मन सोचिए और इसको 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, तो चलिए बांटा जाए। ओके, अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, एक इमेजिनरी वॉल से डिवाइड कर दीजिए। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टू नो द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, to know the type of property we divide the system by an imaginary wall। एक इमेजिनरी वॉल से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यही आपका इमेजिनरी वॉल है। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग,
ये मान लीजिए ये रूम है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसी को सिस्टम आप मान लीजिए, और वहां पर वर्किंग सब्सटेंस का मास m प्रेजेंट है। अब आप उसी रूम को दो भाग में बांटिएगा, मन ही मन सोच लीजिए कि इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों भाग में मास कितना बच जाएगा। तो इस भाग में देखिए m/2, इस भाग में भी क्या बचेगा मास m/2, मास हाफ हाफ हो गया। ठीक है, मास क्या हुआ यहाँ पे, हाफ हाफ हो गया। ओके, चलिए वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम भी तो हाफ हाफ हो जाएगा, v/2, एंड यहां भी वॉल्यूम v/2। टेम्परेचर क्या होगा, आप खुद सोचिए, रूम में बैठे हुए हैं, मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आप रूम को दो भाग में बांट रहे हैं, तो क्या दोनों भाग का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर यहां पर चेंज नहीं करेगा, दोनों भाग में टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बात करते हैं प्रेशर का। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर आप P1 मान लीजिए, P1, यहां प्रेशर मान लीजिए P2, डेंसिटी भी यहां पे ρ1 मान लीजिए, यहां पे मान लीजिए ρ2। ठीक है, प्रेशर आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, जैसे आप रूम में हैं, ठीक है, तो इस रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 पास्कल, इतना होता है ना जी। तो रूम में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अब आप रूम को दो भाग में बांट दीजिएगा, तो क्या दोनों भाग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही काम करेगा। तो प्रेशर तो यहां सेम रहेगा, तो आप यहां पे P और P ही लिख सकते हैं, यानी ये P1 और ये P2 दोनों P होगा, दोनों सेम होगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ये भी P और ये भी P, यानी प्रेशर भी चेंज नहीं करेगा। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से यहां समझते हैं कि आखिर प्रेशर, ये तो हो गया कि मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया कि प्रेशर सेम रहेगा। अब मैथमेटिकली भी मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। चलिए देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे सर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्या फोर्स को आप वेट लिख सकते हैं, वेट के फॉर्म में m/g लिख सकते हैं बाय एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं, mg/a। ओके, यानी यहां जो ये प्रेशर है ये P बराबर आप क्या लिख रहे हैं जी, mg/a। ओके, अब यहां पर आइए P1 पर, अब हम लोग यहां पर P1 निकालेंगे। जब आप इसको दो भाग में बांट रहे हैं तो एरिया भी तो हाफ हाफ हो गया, a/2, ये भी a/2 हो गया जी, एरिया भी हाफ हाफ हो गया। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए आप P1 निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन के लिए जब P1 निकालिएगा तो मास भी फर्स्ट सेक्शन का होगा, यानी m1, g तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय a1। m1 कितना है फर्स्ट सेक्शन में, ये हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया सेकेंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में मास कितना है आप खुद देख लीजिए, m/2, g डिवाइड बाय a1 कितना है जी, a/2 है, a/2। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो कितना बचेगा जी, m/g/a। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, mg/a। और ये P, ये जो आपका P था प्रेशर, ये आप निकाले हुए हैं mg/a, तो उतना ही तो आ गया जी, यानी P1 बराबर क्या हो गया, P हो गया, P1 बराबर P। उसी तरीके से आप P2 भी निकाल सकते हैं, मैं वो भी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। P2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही m2 इंटू जी डिवाइड बाय a2। m2 सेकेंड सेक्शन में देखिए मास कितना है, m/2 है, g तो सेम रहेगा,
डिवाइड बाय A2, A/2, ये बाई 2 और ये बाई 2 कट गया, तो क्या बचा, m इंटू जी डिवाइड बाय ए, और ये क्या है, P के बराबर है, यानी P के ही बराबर मिल रहा है आपको। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया जी, P हो गया, यानी प्रेशर भी सेम रहेगा दोनों ही सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया था P1 बराबर P एंड P2 बराबर P। अब यहाँ से देखिए, ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आप 2 मिनट थोड़ा अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर किसी भी सराउंडिंग में यदि प्रेशर आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर मास प्रेजेंट होगा, सब्सटेंस का मास प्रेजेंट है, तभी आपको प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। मास कहीं पे नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा, जैसे वैक्यूम में मास नहीं है, मास 0 है, तो प्रेशर भी वहां पर 0 होगा। तो मास होना चाहिए ना, मास ही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मास का मतलब क्या है जी, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, वही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास भी तो होगा। तो किसी भी सराउंडिंग में यदि मास प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर प्रेजेंट होगा। ओके, मास यदि इंक्रीज कर जाए किसी भी सिस्टम में, यदि आप मास बढ़ा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में एयर है और अभी यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अब मैं यहां पे बाहर से, ठीक है, एयर को यहां सप्लाई कर दूं, ठीक है, बाहर से मैंने यहां पे और ज्यादा एयर को मैंने सप्लाई कर दिया, अब यहां पे ज्यादा एयर हो गया, तब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा जी, चेंज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मास बढ़ा तो प्रेशर बढ़ गया, जो कहीं पे मास घटेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसी बात पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होने लगता है कि सर आप बोल रहे हैं कि किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सिस्टम में यदि मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मास घटेगा तो प्रेशर घटेगा। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर तो सर देख लीजिए, यहां तो मास घट रहा है तो प्रेशर सेम कैसे है। स्टूडेंट का ये डाउट होता है, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछे थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर प्रेशर सेम कैसे हो गया सर, तो ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको बोला कि ये रूम है, यहां पर एयर है और मैंने एयर और यहां पे सप्लाई कर दिया, तो माय डियर एरिया तो उतना ही है ना, यहां पर एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया उतना ही है, सिर्फ मास चेंज हो रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला है mg/a, सिर्फ मास चेंज हो रहा है, एरिया उतना ही है, तब तो प्रेशर चेंज हो जाएगा ना जी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो मास भी चेंज हुआ और एरिया भी तो चेंज हुआ, मास और एरिया दोनों का दोनों हाफ हाफ हो गया और वो कैंसल आउट होके सेम प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मास घटा है, साथ ही एरिया भी घट गया है, इसीलिए प्रेशर सेम रह गया। अगर यहां पे एरिया डिक्रीज नहीं होता, एरिया मान लीजिए सेम होता, मान लीजिए एरिया सेम होता, पहले मास m था और आपने वहां से कुछ मास बाहर निकाल लिया, अब मास बच गया m/2, तो प्रेशर वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों चीज हो रहा है, मास भी घट रहा है, एरिया भी घट रहा है, तो प्रेशर सेम रहेगा। आई होप कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, और प्रेशर के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं डेंसिटी के बारे में। चलिए, डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी रो, डेंसिटी बराबर क्या होता है जी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। चलिए, अब यहां से देखिए, तो जब आपका सिस्टम ये वाला है तो उस टाइम डेंसिटी रो है, दैट मीन्स m/v है। अब आप
इस वन सेक्शन में जब आप इमेजिनरी वॉल से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वन सेक्शन में डेंसिटी कितना होगा ये देख लीजिए। तो आप बोलेंगे m1 डिवाइड बाई v1 होगा। फर्स्ट सेक्शन में मास कितना है m/2, फर्स्ट सेक्शन में वॉल्यूम कितना है v/2, दोनों 2 कैंसल आउट हो गया तो m/v बच गया ना जी। और यही तो आपका रो है, यानी m/v को ही हम रो कह रहे हैं। यानी फर्स्ट सेक्शन में जो डेंसिटी होगा वो ओरिजिनल सिस्टम के डेंसिटी के ही बराबर हो गया। ओके, फिर आइए सेकेंड सेक्शन में रो टू बराबर आप क्या लिखेंगे m2 डिवाइड बाय v2, m2 डिवाइड बाय v2। अब यहां से देखिए तो m2 को आप क्या लिखेंगे m/2, v2 को भी आप लिखेंगे v/2 इज इक्वल टू m/v। ये भी आपका रो के बराबर है, दैट मीन्स ρ2 इज इक्वल टू रो। तो डेंसिटी भी माय डियर सेम रहेगा। ओके, अब आप यहां पर देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज किया और कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करे उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहां पर देखिए साइज पे डिपेंड कर गया। जब सिस्टम का साइज बड़ा था तो मास m है, लेकिन जैसे ही बेचारे सिस्टम का साइज घटा मास भी चेंज हो गया, यानी ये मास आपका क्या हो गया जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। फिर आइए वॉल्यूम के बारे में, साइज चेंज हुआ तो देखिए वॉल्यूम भी चेंज हो गया, यानी वॉल्यूम भी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये क्या हो गया जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आइए यहां पे सिस्टम का साइज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, घटा है, लेकिन टेम्परेचर देखिए सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम रह गया, डेंसिटी भी सेम रह गया। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं किया। सिस्टम का साइज पहले जितना था बाद में घट भी गया, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना इनका वैल्यू पहले था उतना ही इनका वैल्यू बाद में भी है। इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस सभी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, उसी तरह आपका थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी मटेरियल का, ध्यान से सोचिए, मान लीजिए ये मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसका कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है। अब इस मटेरियल का साइज देखिए ये है, अब इसको आप हाफ कर दीजिए, 2 टुकड़ा में बांट दीजिए, तो क्या उसका थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा माय डियर। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर देखिए विस्कोसिटी, मान लीजिए आपके पास वाटर है तो उसका विस्कोसिटी कुछ होगा। एक बाल्टी पानी आपके पास है तो उस पानी का विस्कोसिटी होगा। अब आप उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकाल दीजिए, तो क्या अब उस वाटर का विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा और कौन सा इंटेंसिव होगा। चलिए, अभी अभी आपने यहां पे देखा कि डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। तो यहां से देखिए वी नो दैट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है जी, होता है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ओके,
मास क्या है? तो मास आप बोलेंगे सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या होता है जी? ये भी आप बोलेंगे कि सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये डेंसिटी क्या हो गया जी? डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो निकालिएगा, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो निकालिएगा तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यही है ना जी, देखिए ना, ऊपर में न्यूमरेटर में भी एक्सटेंसिव है, डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंसिव है, बट ये पूरा क्या आ गया? इंटेंसिव आ गया। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ratio of two extensive property will be an intensive property। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पे एक टर्म है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक टर्म ऐड हुआ है। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जिस प्रॉपर्टीज के आगे स्पेसिफिक टर्म लगेगा तो वो प्रॉपर्टीज हमेशा ही एक्सटेंसिव होगा, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ में ही स्पेसिफिक टर्म लग सकता है। आप कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक टर्म नहीं देखेंगे, आप कभी नहीं देख। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर, तो आप कभी भी स्पेसिफिक प्रेशर नहीं देखेंगे। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप कभी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जहां भी स्पेसिफिक करके आप देख रहे हैं, किसी प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक लगा हुआ है तो वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होगा। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सटेंसिव। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मस्ट बी एक्सटेंसिव। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता क्या है? तो कुछ नहीं है जी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आप कैसे लिखेंगे? ये तो आप समझ गए कि ये प्रॉपर्टीज क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा। यानी जिस प्रॉपर्टीज के सामने साथ में स्पेसिफिक टर्म लग जाए, इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टीज में मास से डिवाइड किया गया है। फिर से सुन लीजिए, जिस प्रॉपर्टीज के साथ में स्पेसिफिक टर्म लग रहा है, इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टीज में मास से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। अब यहां से देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी बाय मास हो गया, और ये प्रॉपर्टी क्या है जी? एक्सटेंसिव होगा ना,
एक्सटेंसिव होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है। जब ये एक्सटेंसिव है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक लगा हुआ है उसी प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम होता है, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में स्पेसिफिक लगा हुआ है तो वो बराबर क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम में मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम बाय मास लिखिएगा। और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये आपका एक्सटेंसिव हो गया। मास तो पहले से ही बेचारा एक्सटेंसिव है, यानी देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बराबर आप क्या लिखे, प्रॉपर्टी बाय मास। प्रॉपर्टी तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर होगा, मास भी एक्सटेंसिव है, तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और अभी अभी आपने यहां पे देखा है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हो गया जी, यानी ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, चलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या होगा जी, यानी आप वॉल्यूम बाय मास लिखिएगा, वॉल्यूम बाय मास। आप खुद देखिए, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल वी डिवाइड बाय मास। लेकिन जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा ना उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल भी से डिनोट करेंगे, यानी क्या हो गया जी, यानी स्मॉल भी इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल भी डिवाइड बाय एम, कैपिटल भी बाय एम हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड, स्पेसिफिक इंट्रोपी मान लीजिए, इंट्रोपी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोपी डिवाइड बाय मास। इंट्रोपी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोपी को हम लोग जनरली कैपिटल एस से लिखते हैं, डिवाइड बाय मास एम। तो स्पेसिफिक इंट्रोपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल एस से। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरे थर्मोडायनामिक्स में आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है। जहां भी स्मॉल लेटर लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्पेसिफिक है। कहीं भी यदि आपको स्मॉल भी लिखा हुआ है दैट मीन्स वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, कैपिटल भी है तो वॉल्यूम है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय मास, यानी इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं, डिवाइड बाय मास, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे जी, स्मॉल यू से।
यहाँ पे आप अच्छे से लिख दीजिए स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U डिवाइड बाय m। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है जी, इंथैल्पी एक एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। इंथैल्पी डिवाइड बाय मास, इंथैल्पी को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं डिवाइड बाय m, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी को हम लोग स्मॉल h से लिखेंगे। कहीं भी यदि आपको स्मॉल h दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, और ये क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके माय डियर, चलिए तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। अब यहाँ पे नोट करके मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्पेसिफिक को शॉर्ट में लिख रहा हूं, SP डॉट करके लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनर्जी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, etc. Specific properties are intensive properties. Because it is the ratio of two extensive property. ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SSC JEE में, ठीक है, या गेट के एग्जाम में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मान लीजिए कोई बॉडी, एक बॉडी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m इफ v इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है, वेलोसिटी आप कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कांस्टेंट है वो, तो यदि मास, आप उस बॉडी का मास यदि आप इंक्रीज कर दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा जी, इंक्रीज कर जाएगा।
यदि आप मास डिक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम के साइज या मास पर डिपेंड कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, सो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे सर mgh, mgh यानी यहां से भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास m। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m यदि h कांस्टेंट है वहां पे, इफ h इज कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट रहेगा वहां पे, इफ h इज कांस्टेंट। इसका मतलब मास यदि बढ़ेगा, मास यदि बॉडी का बढ़ गया है, ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मास कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास के साथ वो डिपेंड करता है, मास के साथ चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल में बताया था कि उसका एग्जांपल क्या था, वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी क्या हो गया, ये सभी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हीट एंड वर्क भी प्रॉपर्टी होगा, बिल्कुल नहीं। हीट एंड वर्क क्या है, दोनों एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म देख रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, इंथैल्पी हुआ, तो ये सभी एनर्जी का फॉर्म है, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बट हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं होता है माय डियर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोगों ने आज बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी एंड नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्टेट देखेंगे, और स्टेट पढ़ने के बाद प्रॉपर्टी का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं माय डियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी न्यू हैं
वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके माय डियर, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू माय डियर। थैंक यू।